Hi, my name is Akash. So, today we'll start with a new chapter, crop production and management. This chapter is very important from the exam perspective as well as for your personal development. So, before starting this chapter, we have to first understand the background of this chapter or the background of एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर कब से चालू हुआ, पहली बार कब हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो उगाई गई. ओके, तो एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बिफोर 10,000 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो समय है उसको अपन BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं. तो 10,000 BC के पहले से जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. ओके, तो उस समय वी नो दैट द पीपल वर नोमैडिक. Nomads means they used to search here and there they used to search food and shelter. Okay, so basically people used to move from one place to another in search of food and shelter. Okay, they ate fruits, vegetables. Okay, बाद में थोड़े समय बाद वो क्या करने लगे, उन्हें लगा कि जो जानवर है उनको मार के और वो अपना फूड उनसे ले सकते हैं. तो दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स और फिर उनको खा जाते थे. तो ऐसे धीरे धीरे चालू हुआ. फिर उन्हें ऐसा लगा, जो अर्ली मैन थे या 10,000 BC पहले जो पीपल होते थे, अर्ली मैन होते थे, उनको ये लगा कि जो लैंड पड़ा हुआ है क्यों ना उसका यूटिलाइजेशन किया जाए. ओके, तो फ्रॉम देयर दे गॉट द आइडिया कि हम उस लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उस लैंड को हम उधर पे एग्रीकल्चर करते हैं और वहाँ से एग्रीकल्चर जो है वो चालू हुआ 10,000 BC पहले से. ओके, तो कुछ फसलें जो कुछ क्रॉप्स है वो उगाई गई उस समय, राइस, वीट. ओके, तो वहाँ से एग्रीकल्चर चालू हुआ. तो हमने एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड को बहुत ही ब्रीफ में समझ लिया है. ओके, अब हम देखेंगे कि क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप. क्योंकि चैप्टर का हेडिंग क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. फसल कैसे उगाई जाती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. आप कभी भी एक छोटा सा फसल उगा के देखना, एक आलू उगा के देखना बेसिकली, कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसको उगाने के लिए, और फिर उस पौधे का, जो आलू का पौधा होगा, आपका पेड़ होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे आप. ओके, तो यहाँ पर अपन को छोटे वे में नहीं, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है कि एक बड़े से फील्ड में, एक बड़े से खेत में कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर बाद में उसको काट वाट के कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है. ओके, उसको कैसे पानी दिया जाता है, फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं. तो बेसिकली हम ये सब चीज़ें देखेंगे. ओके, तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप होता क्या है. किसी भी ऐसी चीज़ को या ऐसे प्लांट को अपन क्रॉप बोल देते हैं जिसका प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बल्क में हो. मतलब आप अगर किसी एक सपोज फील्ड को ले लो, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट हों, मैक्सिमम वो क्या हों, सेम प्लांट हों, डिफरेंट नहीं हों. ओके, जैसे अगर आलू लगा है तो आलू आलू ही लगा रहे, शुगर केन लगा है शुगर केन ही लगा रहे हर जगह. ओके, तो देन द फील्ड एंड द क्रॉप एंड द plants together will be called as crops. Okay, तो जब plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, then they all together are known as crops. Okay, plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, then they together are called crop. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बोलें कि वीट क्रॉप क्या है, तो एक फील्ड में या एक खेत में अगर मैक्सिमम पौधे, मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं, या सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो अगर वीट के हों, तो उसको अपन बोलेंगे वीट क्रॉप. ओके, सारे के सारे प्लांट्स मिलाकर क्या बना दिए, वीट क्रॉप, यानी गेहूं की फसल. ओके, यू गॉट दैट. अब अपन देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं क्रॉप्स.
ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि हाउ इट इज़ मैनेज्ड, कैसे जो फसल है या क्रॉप है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। पानी दिया जाता है, उसके कई स्टेप्स होते हैं, पानी दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, और खाद दी जाती है, मैन्योर दिया जाता है। ओके, और फिर बाद में जब वो पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, तो ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ओके, फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत वेरीड है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। यहाँ प्लेट्यूज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं। ओके, अलग अलग तरह का टेरेन है, तो उस हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न्स अलग अलग सीजन्स में होते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के हिसाब से। ओके, फिर हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। ठीक है, सो नाउ वी विल सी दैट हाउ अ क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड। हम एक ब्रीफ वे में समझेंगे कि किसी फसल को उगाने के लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल, या फिर हम बोल दें कि खेत की ज़रूरत पड़ती किसी भी फसल को उगाने के लिए, तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वीट की फसल उगानी है तो वीट के सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेज़ की उगानी है तो मेज़ की, शुगर केन उगानी है तो शुगर केन। ओके, सो लाइक दैट। राइस उगाना है, राइस, तो सीड्स की ज़रूरत पड़ती है सेकंड नंबर पे। थर्ड पे हमको उस सॉइल का कल्टीवेशन करना पड़ता है, मतलब उस सॉइल का हमको जुताई करनी पड़ती है। ओके, सो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। फिर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन हमें हार्वेस्टर की या कटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें खेत की ज़रूरत पड़ती है, तो खेत की पहले जुताई होती है ताकि जो सॉइल है खेत में उसको एग्रीकल्चर लायक बनाया जा सके या उस क्रॉप के लायक बनाया जा सके। ओके, फिर सीड्स डाले जाते हैं उसमें। ओके, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, खाद और उर्वरक। ओके, यानी फर्टिलाइज़र क्या काम आते हैं, ये कीटनाशक होते हैं बेसिकली, जो क्रॉप्स में या जो फसल है उसमें जो कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए अपन फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करते हैं खेतों में जब फसल उग जाती है तब। ओके, और मैन्योर यानी खाद की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप को और अच्छे से उगाने के लिए। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सॉइल को, जैसा कि हम देख रहे थे कि सॉइल को पहले कल्टीवेशन लायक बनाया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको जोता जाता है, उसके बाद सीड्स को डाला जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर वाटर डाल के उन सीड्स को नरिश किया जाता है, वाटर और मैन्योर डाल के नरिश किया जाता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो जल्दी से स्प्राउट हो जाएं। ओके, यानी उगने लग जाएं धीरे धीरे, सेपलिंग्स छोटी छोटी आने लग जाएं। ओके, फिर उसके बाद जब पूरी फसल उग जाती है तो जब उनका काटने का सीज़न आता है तो ऐसा बोलते हैं कि फसल पक गई है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्टर या कटर से काटा जाता है, फिर उसके बाद मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से क्रॉप प्रोड्यूस और मैनेज होती है। ओके, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो इंडिया में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब अलग अलग एरिया में अलग अलग। ओके, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर। ओके, हिमालयाज़ में टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके, या नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर मोस्टली बहुत कम होता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। साउथ में देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, यानी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है। ओके, तो अलग अलग जगह इंडिया में अलग अलग सॉइल टाइप, अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब डिफरेंट पाया जाता है। इस वजह से जो है क्रॉपिंग पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली दो सीज़न होते हैं, दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं जो इंडिया में मोस्टली काम करते हैं, वो हैं खारिफ
खारिफ क्रॉप्स होते हैं और राबी क्रॉप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड राबी क्रॉप्स. ओके, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली रेनी सीजन में पाए जाते हैं या उगते हैं. इनका प्रोडक्शन का टाइम होता है रेनी सीजन का. और अगर मंथ वाइज देखें तो जून से सितंबर, ये 4 महीने जो होते हैं ये खारिफ क्रॉप के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि खारिफ की जो फसल होती है उसको पानी चाहिए होता है मोस्टली. ओके, वाटर इज मच नीडेड इन खारिफ क्रॉप्स, देयरफॉर रेनी सीजन इज द मोस्ट सुटेबल टाइम जहां पर खारिफ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं. तो जून से सितंबर के बीच में इंडिया में मॉनसून आता है अच्छे से. ओके, सो इसीलिए इसी टाइम पे खारिफ क्रॉप्स को उगाया जाता है. कुछ एग्जांपल्स हैं खारिफ क्रॉप के, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट. ओके, तो ये सारे जो हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स हैं. अब अपन देखते हैं राबी क्रॉप्स क्या होते हैं. रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ठंडियों में उगाए जाते हैं मोस्टली. ओके, इनका सोइंग का मंथ होता है, यानी इनके कल्टीवेशन का पूरा पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से मार्च तक का. सो इन महीनों में ये उगाकर और काटे जाते हैं रबी क्रॉप्स. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, वीट, ग्राम यानी चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फसल को उगाने के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. अभी हमने डिटेल में इन कुछ पॉइंट्स के बारे में समझा था. अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. सो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि मैंने बताया था. सॉइल को जोता जाता है. ओके, उसको तैयार किया जाता है ताकि उसमें जो बीज हैं वो डाले जा सकें. ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ऐसे हो गया. सोइंग यानी बीजों को, सीड्स को, क्रॉप के सीड्स को डाला जाता है सॉइल के अंदर. ओके, अगला है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो वही मैंने बताया था, मैन्योर मतलब होता है खाद. खाद मिलाई जाती है ताकि जो सीड्स हैं वो सेपलिंग्स के फॉर्म में बाहर आ सकें या कि फिर धीरे धीरे स्प्राउट कर सकें. ओके, और फर्टिलाइजर्स यानी फर्टिलाइजर्स मतलब होता है उर्वरक या खरपतवार नाशक. ओके, यानी जो कीट पतंगे हैं उनको दूर रखने के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं. अब अगला प्रोसेस होता है इरिगेशन, यानी वाटर प्रोवाइड करना ताकि नरिशमेंट मिल सके सीड्स को उगने के लिए. ठीक है, तो इरिगेशन मतलब किसी कैनाल के थ्रू, पंप के थ्रू उस खेत में पानी डाला जाता है ताकि जो फसल है वो उग सके, धीरे धीरे सीड्स जो है वो स्प्राउट कर सकें और बढ़ सके प्लांट. अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अब वीड क्या चीज होती है, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार. खरपतवार मतलब जैसे कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं खेत में जिनकी जरूरत नहीं होती है. सपोज अपन वीट की फसल लगाए हुए हैं, बीच बीच में गाजर घास उग गई, तो गाजर घास इज अ वीड. ओके, तो उसको हटा दिया जाता है. ओके, तो वीड्स को हटाने के लिए अपन ट्राई करते हैं खेत पे. ओके, अब हार्वेस्टिंग मतलब उस फसल, जब वो फसल पक गई हो तो उसको काट लेना. ओके, फिर कटी हुई फसल को स्टोर करना, जो भी क्रॉप उससे निकला है उसको स्टोर करना. सो दीज ऑल आर द स्टेप्स और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. दीज 7 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.